व्हाट इफ नारुतो रेज्ड बाय इताची। ये कहानी है उस बच्चे की जिसे नफरत ने नहीं बल्कि खामोशी ने पाला, जहां एक गद्दार समझा जाने वाला इंसान एक अनाथ बच्चे का मार्गदर्शक बनता है। ये कहानी ताकत की नहीं बल्कि समझ की है, बदले की नहीं बल्कि बलिदान की है, और उस नारुतो की है जो चीख कर नहीं बल्कि चुपचाप दुनिया को बदल देता है। आप ये पूरी कहानी सुन रहे हैं सिर्फ नारुतो हिंदी वर्स पर। कहानी उस रात से शुरू होती है जब क्यूबी के हमले के बाद कोनोहा खून और आग में डूबा हुआ था। मिनातो और कुशना की मौत के बाद जब तीसरे होकागे नारुतो को अनाथालय भेजने का फैसला करते हैं, उसी रात एक और बच्चा टूट चुका होता है, उचिहा इताची, जिसने अपने ही हाथों से अपना कबीला खत्म किया था और अब वो सिर्फ एक गद्दार नहीं बल्कि एक जिंदा लाश की तरह जी रहा था। उसी अंधेरी रात इताची चुपचाप कोनोहा की छाया में लौटता है। अकात्सुकी का आदेश नहीं, कोई मिशन नहीं, बस एक बेचैन दिल। और तभी उसकी नज़र उस बच्चे पर पड़ती है जिसे पूरा गांव नफरत से देखता है, वही बच्चा जिसमें क्यूबी बंद है। लेकिन इताची को उसमें राक्षस नहीं बल्कि वही अकेलापन दिखता है जो उसने खुद महसूस किया था। तीसरा होकागे इताची को देखकर चौंक जाता है, लेकिन जब इताची पहली बार बोलता है तो उसकी आवाज़ में कोई धमकी नहीं बल्कि थकान होती है। वह कहता है कि यह बच्चा अगर अकेला पला तो दुनिया एक और राक्षस देखेगी, और अगर किसी ऐसे इंसान के साथ पला जिसने नफरत को काबू में रखना सीखा है तो शायद ये दुनिया बच जाए। बहुत सोच के बाद एक गुप्त फैसला लिया जाता है। कागजों में नारुतो अनाथ ही रहता है, लेकिन सच्चाई में उसे कोनोहा के बाहर एक छुपे हुए घर में रखा जाता है जहां उसकी परवरिश इताची करता है। नारुतो बचपन से ही शोर मचाने वाला बच्चा नहीं बनता, वह शांत रहता है, उसकी आंखें ज्यादा देखती हैं और कम बोलती हैं। इताची उसे जुत्सु से पहले सिखाता है कि हर वार से पहले दिमाग ठंडा होना चाहिए। वह उसे बताता है कि ताकत का मतलब जीत नहीं बल्कि खुद को रोक पाना है। नारुतो पहली बार किसी को उसे बिना डरे छूते हुए महसूस करता है, कोई उसे राक्षस नहीं कहता, और यही एक चीज उसके पूरे व्यक्तित्व को बदल देती है। अकादमी में वह फेल नहीं होता, लेकिन अव्वल भी नहीं रहता। वह ऑब्जर्व करता है, सीखता है और इंतजार करता है। सासुके के लिए वह सिर्फ कोई और बच्चा नहीं बल्कि एक अजीब सी मौजूदगी बन जाता है, क्योंकि उसे महसूस होता है कि यह लड़का उसे उससे बेहतर समझता है जितना वह खुद को समझता है। इताची छुपकर नारुतो को शारिंगन नहीं बल्कि परसेप्शन सिखाता है। वह उसे बताता है कि हर इंसान के चेहरे के पीछे एक युद्ध चल रहा होता है, और अगर तुम वह युद्ध देख लोगे तो आधी लड़ाई बिना लड़े ही जीत जाओगे। और यहीं से ये कहानी सिर्फ नारुतो के मजबूत होने की नहीं बल्कि उसके इंसान बने रहने की कहानी बन जाती है, क्योंकि जिस बच्चे को नफरत में डूबना था उसे एक ऐसे इंसान ने पाला था जो नफरत की कीमत सबसे ज्यादा चुका चुका था। नारुतो जैसे जैसे बड़ा होने लगता है वैसे वैसे उसकी परवरिश का असर साफ दिखने लगता है। वह बच्चा जो कैनन में शोर मचाकर ध्यान खींचता था यहाँ खामोशी से सब कुछ समझने वाला बन जाता है। इताची उसे कभी यह नहीं बताता कि वह कौन है या उसने क्या किया है, वह बस इतना सिखाता है कि सच हमेशा शब्दों से नहीं बल्कि कर्म से समझा जाता है। नारुतो की सुबह जल्दी शुरू होती है, कोई जोर से जगाना नहीं, कोई डांट नहीं। इताची बस खिड़की खोल देता है ताकि सूरज की रोशनी कमरे में आए और कहता है कि जो इंसान रोशनी से भागता है वह अपने ही साए से डरता है। ट्रेनिंग में इताची नारुतो को ताकत दिखाने से पहले कमजोरी पहचानना सिखाता है। वह कहता है कि दुश्मन की नहीं, पहले अपनी कमजोरी पहचानो क्योंकि वही तुम्हें तोड़ेगी या बचाएगी। नारुतो धीरे धीरे समझने लगता है कि हर इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता बल्कि हालात से टूटा हुआ होता है। अकादमी में जब बच्चे उसे अजीब नजरों से देखते हैं तो वह गुस्सा नहीं करता, क्योंकि इताची ने उसे सिखाया है कि नफरत अक्सर डर की सबसे सस्ती शक्ल होती है। इरुका को ये बच्चा परेशान नहीं करता बल्कि उलझन में डाल देता है, क्योंकि उसकी आंखों में उम्र से कहीं ज्यादा गहराई होती है। रात को जब नारुतो सोता है तो इताची अक्सर छत पर बैठकर पहरा देता है, न अकात्सुकी के डर से बल्कि इसलिए क्योंकि वह जानता है कि यह बच्चा सिर्फ कोनोहा का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का बोझ उठाने वाला है। कई बार इताची के हाथ कांपते हैं क्योंकि उसे लगता है कि वह इस मासूम को उसी अंधेरे की तरफ धकेल रहा है जहां वह खुद फंसा हुआ है। लेकिन हर बार नारुतो की शांत आवाज उसे रोक लेती है जब वह पूछता है कि आज आपने कुछ खाया भी है या नहीं। सासुके के साथ नारुतो का रिश्ता भी अलग तरह से बनता है। वे दोस्त कम और आईने ज्यादा लगते हैं। सासुके को नारुतो में वह परिवार दिखता है जो उससे छिन गया, और नारुतो को सासुके में वह दर्द दिखता है जिसे उसने खुद कभी महसूस नहीं किया। इताची दूर से ये सब देखता है और उसके भीतर गिल्ट और सुकून दोनों एक साथ पैदा होते हैं। चूनिन एग्जाम की तैयारी के दौरान इताची नारुतो को बड़े बड़े जुत्सु नहीं सिखाता बल्कि उसे ये सिखाता है कि कब लड़ना जरूरी नहीं होता। वह जेनजुत्सु की बेसिक समझ देता है ताकि नारुतो इल्यूजन से ज्यादा सच पहचान सके। जंगल के राउंड में नारुतो किसी को मारता नहीं, वो ओपोनेंट्स को तोड़ता भी नहीं बल्कि कंफ्यूज करता है, उनकी चालों को उनके सामने रख देता है जिससे वे खुद हार मान लेते हैं। ये देखकर कई जॉनिन डर जाते हैं क्योंकि यह लड़का ब्रूटल नहीं बल्कि सर्जिकल है। ओराचिमारू दूर से ये सब देखता है और पहली बार उसे लगता है कि यह बच्चा रॉ पावर नहीं बल्कि कंट्रोल का डरावना रूप है। अकात्सुकी में इताची पर शक बढ़ने लगता है क्योंकि उसकी रिपोर्ट्स वेग होती जा रही होती हैं। वह झूठ नहीं बोलता लेकिन पूरा सच भी नहीं बताता, और हर मिशन के बाद वह जल्दी लौटने की कोशिश करता है ताकि नारुतो को अकेला महसूस न हो। एक रात नारुतो उससे पूछ ही लेता है कि आप हमेशा उदास क्यों रहते हैं।
इताची जवाब नहीं देता, बस इतना कहता है कि कुछ फैसले इंसान को सही बना देते हैं लेकिन खुश नहीं, और नारुतो पहली बार समझता है कि हीरो होना और खुश होना एक चीज नहीं होती। यही सोच उसे बाकी बच्चों से अलग कर देती है, क्योंकि वो ताकत पाने का सपना नहीं देखता बल्कि सही इंसान बनने की कोशिश करता है, और यही वो बीज होता है जो आगे चलकर पूरी दुनिया की किस्मत बदलने वाला होता है। समय के साथ नारुतो की जिंदगी और भी गहरी होती चली जाती है, क्योंकि अब वो सिर्फ अकादमी का स्टूडेंट नहीं बल्कि इताची की खामोश जिंदगी का हिस्सा बन चुका होता है। इताची उसे कभी हीरो बनने की बातें नहीं करता, वह बस उसे ये सिखाता है कि दुनिया को समझने के लिए पहले खुद को समझना पड़ता है। कई रातें ऐसी होती हैं जब इताची अकात्सुकी के मिशन से थका हुआ लौटता है, उसके कपड़ों पर खून के निशान होते हैं, चेहरे पर वही शांत नकाब लेकिन आंखों में ऐसा दर्द जिसे नारुतो बिना पूछे महसूस कर लेता है। वह चुपचाप पानी रख देता है, खाना गर्म कर देता है और कुछ नहीं पूछता, और यही चुप्पी इताची को सबसे ज्यादा तोड़ती है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई बच्चा उसके गुनाहों के साथ इतना सहज हो सकता है। नारुतो की ट्रेनिंग अब अलग स्तर पर पहुंच जाती है। इताची उसे सिखाता है कि कैसे किसी लड़ाई में सबसे पहले दिमाग को शांत रखा जाए, कैसे अपनी सांसों को कंट्रोल करके सामने वाले की गति पड़ी जाए, और कैसे गुस्से को हथियार नहीं बल्कि चेतावनी की तरह इस्तेमाल किया जाए। नारुतो जब पहली बार सच में क्यूबी की मौजूदगी महसूस करता है तो वह डरता नहीं, क्योंकि इताची पहले ही उसे बता चुका होता है कि इंसान के अंदर जो राक्षस होता है वो अक्सर उसकी सबसे पुरानी चोट से पैदा होता है। वह क्यूबी से लड़ने की कोशिश नहीं करता बल्कि उसे सुनने की कोशिश करता है, और यही चीज क्यूबी को उलझन में डाल देती है, क्योंकि उससे पहले किसी ने उसे समझने की कोशिश नहीं की थी। अकादमी में इरुका धीरे धीरे समझने लगता है कि यह बच्चा अटेंशन नहीं बल्कि मीनिंग ढूंढ रहा है। वो सवाल कम पूछता है लेकिन जब पूछता है तो ऐसे कि सामने वाला भी सोच में पड़ जाए। सासुके और नारुतो के बीच रिश्ता अब राइवलरी नहीं बल्कि साइलेंट अंडरस्टैंडिंग में बदल जाता है। दोनों बिना बोले एक दूसरे की चाल समझ लेते हैं, और यह बात काकाशी को सबसे ज्यादा परेशान करती है, क्योंकि उसे लगने लगता है कि ये दोनों बच्चे एक दूसरे से ज्यादा किसी और से जुड़े हुए हैं। चूनिन एग्जाम के दौरान जब नेजी फेट की बात करता है तो नारुतो उसे गुस्से से जवाब नहीं देता, वह बस इतना कहता है कि अगर सब कुछ पहले से तय होता तो तुम ये बात इतनी जोर से साबित करने की कोशिश नहीं कर रहे होते, और ये लाइन नेजी को लड़ाई से ज्यादा अंदर तक हिला देती है। इताची दूर से ये सब देखता है और पहली बार उसे लगता है कि शायद उसने इस बच्चे को अंधेरे में नहीं बल्कि रोशनी की एक अलग समझ में पाला है। लेकिन इसी बीच अकात्सुकी का दबाव बढ़ता है। पेन को शक होने लगता है कि इताची का दिल मिशन में नहीं है, और जब उसे नारुतो के बारे में हिंट्स मिलने लगते हैं तो खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इताची जानता है कि जिस दिन सच सामने आएगा उस दिन या तो वह नारुतो को खो देगा या पूरी दुनिया को, और यही डर उसे हर रात और ज्यादा खामोश बना देता है। नारुतो भी यह महसूस करता है, वह समझ जाता है कि इताची कुछ छुपा रहा है, लेकिन वह पूछता नहीं, क्योंकि उसने इताची से यही सीखा है कि हर सच तुरंत जानना जरूरी नहीं होता। कुछ सच तब तक बोझ होते हैं जब तक इंसान उन्हें उठाने के लिए तैयार न हो, और यही रिश्ता, यह अनकही समझ, इस कहानी को साधारण ट्रेनिंग स्टोरी से कहीं आगे ले जाती है, क्योंकि यहाँ नारुतो सिर्फ मजबूत नहीं हो रहा था, वह एक ऐसे इंसान के साथ बड़ा हो रहा था जिसने दुनिया की सबसे भारी कीमत चुकाई थी, और उसी कीमत की परछाई में वो सीख रहा था कि सही और गलत के बीच की रेखा कितनी धुंधली होती है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है वैसे वैसे नारुतो की सोच आम निंजाओं से और ज्यादा अलग होती चली जाती है। वह लड़ाइयों को जीत या हार की तरह नहीं बल्कि फैसलों की तरह देखने लगता है। इताची अब उसे सीधे ट्रेनिंग नहीं देता बल्कि हालातों में छोड़ देता है ताकि वह खुद रास्ता चुने। कई बार जानबूझकर उसे ऐसे मिशन दिलवाए जाते हैं जहां दुश्मन साफ नहीं होता, जहां सही और गलत की लाइन धुंधली होती है, और हर बार नारुतो वही करता है जो इताची को चुपचाप गर्व से भर देता है। वह अनावश्यक खून नहीं बहाता, वह पहले समझने की कोशिश करता है कि सामने वाला किस वजह से यहाँ तक पहुंचा। वेव मिशन के दौरान जब जाबुजा और हाकू सामने आते हैं तो नारुतो उन्हें राक्षस की तरह नहीं देखता, उसे हाकू में वही समर्पण दिखता है जो उसने इताची में देखा था, किसी ऐसे इंसान के लिए जीना जो खुद से बड़ा हो। और जब हाकू गिरता है तो नारुतो की आंखों में आंसू होते हैं लेकिन गुस्सा नहीं। वह पहली बार काकाशी से सवाल करता है कि क्या हर मिशन का यही अंजाम जरूरी होता है, और काकाशी के पास जवाब नहीं होता। इताची दूर से ये सब देखता है और उसे एहसास होता है कि यह बच्चा शायद उससे भी आगे जा रहा है, क्योंकि जहां इताची ने दुनिया को बचाने के लिए खुद को अंधेरे में डुबोया था वहीं नारुतो अंधेरे को उजाले में बदलने की कोशिश कर रहा था। अकात्सुकी का दबाव अब खतरनाक हो चुका होता है। पेन इताची को साफ चेतावनी देता है कि उसकी वफादारी पर शक है, और अगर उसने जल्द ही अपना दिल मिशन में नहीं लगाया तो अंजाम बुरा होगा। इताची जानता है कि यह खतरा अब नारुतो तक पहुंच सकता है, इसलिए वह पहली बार उसे कुछ सख्त सच्चाइयां सिखाता है। वह बताता है कि कभी कभी सही फैसला भी किसी को विलेन बना देता है, और अगर ऐसा दिन आए तो तुम्हें खुद से नफरत नहीं करनी चाहिए। नारुतो ये सुनकर चुप रहता है लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि दृढ़ता होती है। वह कहता है कि अगर कभी उसे विलेन बनना पड़ा तो वह अकेला नहीं बनेगा, वह पहले सबको समझाने की कोशिश करेगा। और यही जवाब इताची के भीतर कुछ तोड़ देता है, क्योंकि उसने कभी किसी को यह विकल्प नहीं दिया था।
सासुके के साथ नारुतो की बातचीत अब और गहरी हो जाती है। वह उसे बदले से नहीं रोकता बल्कि उससे ये पूछता है कि बदले के बाद वह क्या बनेगा। ये सवाल सासुके के भीतर धीरे धीरे जहर की तरह फैलता है, क्योंकि उसे एहसास होने लगता है कि वह जिस अंधेरे की ओर जा रहा है वहां अंत में कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वह रुक नहीं पाता। इताची यह सब देखता है और समझ जाता है कि वह दोनों भाइयों को एक साथ नहीं बचा सकता, किसी एक को चुनना पड़ेगा। और पहली बार वह चाहता है कि नारुतो उस बोझ को न उठाए जो उसने खुद उठाया था, लेकिन किस्मत अलग खेल खेलती है। एक रात अकात्सुकी के 2 सदस्य कोनोहा की सीमाओं के पास देखे जाते हैं और इताची समझ जाता है कि अब समय बहुत कम है। वह नारुतो को आखिरी बार छत पर बैठाकर कहता है कि अगर कभी मैं वापस न आऊं तो याद रखना कि ताकत का असली मतलब किसी को मार पाना नहीं बल्कि किसी को बचाने की कोशिश छोड़ना नहीं होता। नारुतो कुछ नहीं कहता, बस इताची की बांह कसकर पकड़ लेता है और उसी पल दोनों समझ जाते हैं कि आने वाला समय उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाला है, क्योंकि अब कहानी सिर्फ परवरिश की नहीं बल्कि उस पल की तरफ बढ़ रही होती है जहां नारुतो को ये जानना होगा कि उसे किसने पाला और क्यों। और जब ये सच सामने आएगा तो या तो वह टूटेगा या फिर उस अंधेरे से भी रोशनी निकाल लेगा जिसमें इताची पूरी जिंदगी जलता रहा था। वह रात जब इताची कोनोहा से निकलता है किसी साधारण मिशन की तरह नहीं होती। हवा में अजीब सी भारी चुप्पी होती है और नारुतो बिना वजह नींद से जाग जाता है। उसे कुछ गलत महसूस होता है, लेकिन वह इताची को रोकता नहीं, क्योंकि उसने उसी से सीखा था कि हर विदाई रोकी नहीं जाती, कुछ विदाइयां रास्ता बनाती हैं। अगले दिनों में अकात्सुकी की हलचल बढ़ जाती है। जिराया को भनक लगती है कि इताची बहुत गहरे किसी योजना में फंस चुका है और नारुतो पहली बार किसी वयस्क से कुछ छुपाता है, क्योंकि वह जानता है कि अगर उसने सच बताया तो इताची का बैलेंस टूट जाएगा। सासुके के भीतर बेचैनी बढ़ती जाती है। उसे लगता है कि उसका भाई कहीं आसपास है और नारुतो की आंखों में वह सच्चाई दिखती है जो शब्दों में नहीं आती। ट्रेनिंग के दौरान नारुतो अब और भी शांत हो जाता है। वह ताकत बढ़ाने की बजाय फैसले तेज करता है। उसकी चालें कम होती है लेकिन असर गहरा होता है, जैसे वह हर मूव से पहले 10 बार सोच लेता हो। इसी दौरान अकात्सुकी का पहला सीधा कदम आता है। किसामे और एक और सदस्य कोनोहा की सीमा के पास देखे जाते हैं और यह साफ हो जाता है कि इताची अब सिर्फ ढाल नहीं रहा बल्कि समय खरीद रहा है। नारुतो को आखिरकार सच का एक टुकड़ा पता चलता है जब तीसरा होकागे उसे बुलाकर सिर्फ इतना कहते हैं कि जिस इंसान ने तुम्हें पाला है उसने कोनोहा के लिए सबसे भारी कीमत चुकाई है। पूरा सच नहीं बताया जाता, लेकिन नारुतो समझ जाता है कि इताची कोई साधारण गद्दार नहीं था। उस रात वह अकेले बैठकर पहली बार रोता है, गुस्से में नहीं बल्कि उस बोझ के लिए जो किसी ने उसके लिए उठाया था। वह तय करता है कि अब वो सिर्फ सीखा हुआ बच्चा नहीं रहेगा, वो उस कीमत को बेकार नहीं जाने देगा। सासुके के साथ उसकी आखिरी बड़ी बातचीत उसी समय होती है जब सासुके बदले की आग में जल रहा होता है। नारुतो उसे रोकता नहीं, बस इतना कहता है कि अगर तुम्हें सच चाहिए तो उसे सहने की ताकत भी रखनी होगी। और यही शब्द सासुके को और तेज चलने पर मजबूर कर देते हैं, क्योंकि अब उसके सामने सिर्फ बदला नहीं बल्कि जवाब भी था। इताची और सासुके की टक्कर की खबर जब नारुतो तक पहुंचती है तो वह टूटता नहीं, वह दौड़ता है, क्योंकि उसने इताची से यही सीखा था कि देर करना भी एक फैसला होता है। लेकिन जब वह पहुंचता है तब बहुत देर हो चुकी होती है। इताची आखिरी सांसें ले रहा होता है। उसकी आंखों में सुकून होता है क्योंकि उसने सासुके के भीतर का जहर निकाल दिया था। नारुतो कुछ नहीं बोल पाता, वो बस इताची का हाथ पकड़ता है और उस पकड़ में सारी अधूरी बातें सिमट जाती हैं। इताची की आखिरी नज़र नारुतो पर टिकती है और बिना बोले वह माफ़ी मांगता है कि वह उसके साथ ज़्यादा नहीं रह सका। और नारुतो पहली बार रोते हुए मुस्कुराता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि वह कभी अकेला नहीं था। इताची के जाने के बाद सच धीरे धीरे सामने आता है। कोनोहा, सासुके और पूरी दुनिया को पता चलता है कि गद्दार कौन था और रक्षक कौन। लेकिन नारुतो के लिए ये खुलासा नई आग नहीं बल्कि नई जिम्मेदारी बन जाता है। वह इताची के रास्ते को दोहराने का फैसला नहीं करता बल्कि उसे आगे बढ़ाने का फैसला करता है। वह तय करता है कि वह दुनिया को बचाने के लिए खुद को अंधेरे में नहीं डुबोएगा बल्कि अंधेरे को ही बदलने की कोशिश करेगा। और इसी फैसले के साथ कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है जहां नारुतो अब सिर्फ इताची द्वारा पाला गया बच्चा नहीं बल्कि उस सोच का वारिस बन चुका होता है जिसने चुपचाप पूरी दुनिया को बचाया था। और आने वाला समय तय करने वाला होता है कि क्या यह वारिस उस विरासत को रोशनी में बदल पाएगा या फिर इतिहास खुद को एक बार फिर दोहराएगा। इताची की मौत के बाद दुनिया वैसी नहीं रहती जैसी पहले थी, लेकिन सबसे ज्यादा बदलता है नारुतो। वो अब उस बच्चे जैसा नहीं दिखता जिसे किसी ने संभाला हो बल्कि उस इंसान जैसा बन जाता है जो दूसरों को संभाल सकता है। उसके भीतर गुस्सा नहीं है, बदले की आग नहीं है, बल्कि एक ठंडी और स्थिर समझ है जो उसे हर कदम सोचकर रखने पर मजबूर करती है। सासुके सच्चाई जानने के बाद पूरी तरह टूट चुका होता है। उसका बदला अब किसी इंसान से नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था से होता है। लेकिन इस बार नारुतो उसे रोकने के लिए चीखता नहीं, लड़ता नहीं, वह बस उसके साथ चलता है, ठीक वैसे ही जैसे कभी इताची उसके साथ चला था। चौथे महान निंजा युद्ध के दौरान नारुतो किसी नायक की तरह सामने नहीं आता बल्कि एक केंद्र की तरह खड़ा होता है जहां लोग आकर बिखरने के बजाय जुड़ने लगते हैं।
उसकी लड़ाई ताकत से नहीं बल्कि फैसलों से होती है। वो दुश्मन को मारने से पहले उसके पीछे की वजह ढूंढता है, क्योंकि इताची ने उसे सिखाया था कि अगर वजह जिंदा रही तो दुश्मन फिर पैदा होगा। मदारा और ओबितो के सामने खड़े होकर नारुतो उन्हें नीचा नहीं दिखाता बल्कि आईना दिखाता है। वो उन्हें बताता है कि शांति बलिदान से नहीं बल्कि भरोसे से आती है, और यही बात ओबितो को तोड़ती है, क्योंकि पहली बार कोई उसे दोष नहीं देता बल्कि समझता है। युद्ध खत्म होता है लेकिन नारुतो जीत का दावा नहीं करता। वह जानता है कि जीत का शोर अक्सर अगली हार की नींव होता है। वह होकागे बनने की जल्दी नहीं करता, वह पहले दुनिया को ठीक करना चाहता है। गांवों के बीच दीवारें नहीं बल्कि रास्ते बनवाता है। बच्चों को हथियार नहीं बल्कि सवाल पकड़ना सिखाता है। सालों बाद जब नारुतो होकागे बनता है तो वह किसी सिंहासन पर नहीं बैठता बल्कि उसी छाया में खड़ा होता है जहां कभी इताची खड़ा रहा था। फर्क सिर्फ इतना होता है कि अब छाया डराती नहीं, सुकून देती है। आखिरी दृश्य में नारुतो अकेले उस जगह बैठा होता है जहां कभी इताची उसे चुपचाप देखा करता था। हवा चलती है, पत्ते हिलते हैं और उसे ऐसा लगता है जैसे कोई कह रहा हो कि अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं। नारुतो हल्की मुस्कान के साथ आंखें बंद करता है और पहली बार उसे कोई बोझ महसूस नहीं होता, क्योंकि उसने अंधेरे को अपनाकर नहीं बल्कि समझकर हराया था। और कहानी यहीं खत्म होती है इस एहसास के साथ कि अगर नारुतो को इताची ने पाला होता तो वह सिर्फ दुनिया को बचाने वाला नायक नहीं बनता, बल्कि वह ऐसी दुनिया बनाता जहां किसी इताची को दोबारा अंधेरे में जलना न पड़े। और यही इस कहानी का असली अंत नहीं बल्कि उस सुबह की शुरुआत होती है जहां शांति डर से नहीं बल्कि समझ से पैदा होती है। अगर यह कहानी आपके दिल तक पहुंची हो, अगर नारुतो की यह यात्रा आपको सोचने पर मजबूर कर गई हो, तो इसे सिर्फ सुना नहीं, महसूस किया होगा। ऐसी ही गहरी, भावनात्मक और कल्पनाओं से भरी कहानियों के लिए नारुतो हिंदी वर्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को लाइक करें ताकि यह कहानी और लोगों तक पहुंचे, और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी और अगली बार आप कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक विश्वास रखना, क्योंकि जड़ें जितनी गहरी होती हैं, इंसान उतना ही मजबूती से आगे बढ़ता है।